गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्री श्याम पीजी महिला महाविद्यालय यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं एमए फाइनल ज्योग्राफी की क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। इसके अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सूर्य तल से इंसोलेशन। अब देखिए, इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे इंसोलेशन से संबंधित सूर्य तत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात इसी को कंटिन्यू करते हैं। सूर्य तत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारकों की बात की हम? पहला कारक था इसमें सूर्य की किरणों का तिरछापन, या हम इसको ये कह सकते हैं आपतन कोण। ये हमने बात की। दूसरा हमने बात की थी दिन की अवधि, या हम कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश की अवधि। ये भी हमने बात कर ली। तीसरी हमने चीज देखी थी पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी। ये तीन कारकों की हमने बात कर ली थी, सूर्य तत्व को प्रभावित करने वाले कारक। और चौथे कारक की बात करने जा रहे हैं हम सौर कलंक, सनस्पॉट जिसको बोला जाता है। देखिए क्या होता है, ये सूर्य है, अब सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन, ये दो प्रमुख गैसें हैं। इनका क्या होता है, इनका आपस में संलयन होता है। क्या होता है? संलयन होता है। ये आपस में अभिक्रियाएं करती हुई प्रतीत होती है। जब क्या होता है, इनका संलयन एक विशेष समय में रुक जाता है, कंटिन्यू चलते 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 क्या होता है, एक ऐसा समय आता है जिसमें वो समाप्ति की ओर स्पष्ट होता है। तो क्या होता है, लगभग बात करते हैं 11 वर्षीय औसत हम बात करें, एवरेज की बात करें, औसत 11 वर्षीय चक्र के रूप में जो हाइड्रोजन और हीलियम का जो संलयन है वो एक बार क्या है, रुकता हुआ प्रतीत होता है। जब ये रुकता है तो उस स्थान पर क्या है, इस प्रकार से क्या है, काले धब्बे प्रतीत होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन रुक जाता है, सिर्फ एक गैस स्पष्ट होती है जिससे क्या है, इस प्रकार से काले धब्बे नजर आते हैं सूर्य। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, सनस्पॉट बोला जाता है, सौर कलंक बोला जाता है। जो 11 वर्षीय औसतन 11 वर्षीय चक्र के रूप में स्पष्ट होते हैं। वैसे इनकी जो आयु है वो लगभग 22 वर्ष है। औसत रूप से देखेंगे तो वो क्या है, 11 वर्षीय चक्र के रूप में स्पष्ट होते हैं। ठीक। अब इन सौर कलंकों से क्या होता है, सूर्य तल की मात्रा में प्रभाव स्पष्ट होता है। वो कैसे होता है सौर कलंक की मात्रा में? ठीक है, कैसे होगा, तापमान में परिवर्तन,
1 या 2% सौर क्रांति की जो मात्रा है, जो हमने लास्ट में पढ़ी थी, उसमें परिवर्तन स्पष्ट होता है। देखिए, ये जब ब्लैक होल स्पष्ट हो जाता है तब तो तापमान परिवर्तन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तापमान क्या हो जाता है, सूर्य तक की मात्रा धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, ब्लैक होल जैसे स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जब ये बनना शुरू हो जाता है, भी अब ब्लैक होल बनने वाला है, तो बनने से पहले एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक सूर्य तक की मात्रा उससे भी ज्यादा प्रतीत होती क्या है, एकदम से नीचे आ जाती है। उसी को हम सनस्पॉट बोल रहे हैं। देखिए, आपको एक बेस्ट उदाहरण बता सकते हैं कि जो दीपावली के समय जो दिया जलाया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, जब बुझने की कगार पर होता है, जब वो मतलब उसकी लौ सिमटने के कगार पे होती है, बुझने की कगार पे होता है, तो वो एक पहले तो तेज प्रकाश के साथ में स्पष्ट होगा और फिर अचानक से क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो उस सेम क्रिया इसी में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जब ये सनस्पॉट बनते हैं तो सर्वप्रथम क्या होता है, एक तेज प्रकाश आता है जिससे सूर्य तत्व की मात्रा बढ़ जाती है और अचानक ही क्या है, ये ब्लैक होल में काले तत्वों में प्रतीत हो जाते हैं, जिससे सूर्य तत्व की मात्रा में गिरावट प्रतीत होती है। तो ये इसी कारण सौर ग्रह को क्या माना गया है, सूर्य तत्व को मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों में रखा गया। आगे देखेंगे एक कारण और है जो सूर्य तत्व की मात्रा को प्रभावित करता है। वायुमंडल की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की जो पारदर्शिता है वो कैसे प्रभावित करती है सूर्य तत्व, देखिए। इसको हम जानते हैं विषुवत रेखा के नाम से, भूमध्य रेखा के नाम से, इसको कर्क रेखा के नाम से और नीचे वाली को मकर रेखा के नाम से। अब देखिए, जो विषुवतीय क्षेत्र है वहां पर क्या है, वर्ष भर मेघाच्छादन स्पष्ट होता है, या हम कह सकते हैं बादल स्पष्ट होते हैं। लेकिन कर्क और मकर के क्षेत्र की बात करेंगे, दोनों क्षेत्रों की, तो यहाँ पर आकाश बिल्कुल कैसा दिखाई देता है, स्वच्छ दिखाई देता है, बिल्कुल साफ। कुछ विशेष समय में बादल स्पष्ट होते हैं, वरना आकाश स्वच्छ रहता है। यहाँ वर्ष भर क्या है, बादल प्रतीत होते हैं। देखिए, जो सौर विकिरण आती है, जैसी बादलों पर आएगी, बादलों से टकराकर वो वापस चली जाती है, धरातल पर वो पहुंचती नहीं। लेकिन जो सौर विकिरण की मात्रा है वो यहाँ कर्क और मकर के क्षेत्र में आकाश बिल्कुल साफ है, इसलिए वो धरातल पर आया। तो यहाँ पर जो ताप की बात करेंगे, कर्क और मकर के क्षेत्र में ताप कैसा मिलेगा आपको, अधिक मिलेगा। और यहाँ विषुवत रेखा की बात करेंगे तो तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब सौर विकिरण की मात्रा कर्क और मकर के क्षेत्र में ज्यादा आ रही है, विषुवत रेखा के क्षेत्र में कम आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, कौन सा कारक प्रभावित करता है, ये कारक प्रभावित करता है जिसके कारण सूर्य तत्व की मात्रा पहुंचती तो ज्यादा है, सूर्य तत्व की मात्रा 100% यहाँ पहुंचती है, लेकिन पहुंचने के बावजूद भी तापमान क्या है, कम पाया जाता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, वायुमंडल की पारदर्शिता है, जिसके कारण क्या है, यहाँ पर सूर्य तत्व की मात्रा ज्यादा, जो तापमान की मात्रा है वो ज्यादा प्रतीत नहीं होती। सूर्य तत्व की मात्रा तो आती है, जहाँ सीधा कोण होगा वहां सबसे ज्यादा आएगी, लेकिन आगे कौन खड़ा हुआ है, आगे बादल है, वो बादल क्या कर देते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे कि वापस कैसे चली जाती है, किन किन माध्यमों से ये सौर विकिरण की मात्रा वापस चली जाती है। तो देखिए,
हमने कुल 5 कारकों की बात की। ये 5 कारक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कई बार एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, सूर्य तत्व किसे कहते हैं? सूर्य तत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो आपको इन्हीं 5 कारकों का उल्लेख करना है, इसमें कंटेंट डालना है। कुछ इस प्रकार के जितने भी डायग्राम आपको बताए गए हैं उन डायग्रामों को भी मेंशन उसी में करना है, जिससे क्या है आपका जो आंसर है वो बेस्ट आंसर स्पष्ट होगा। ठीक, अब देखिए इसी के अंतर्गत एक दो कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट देखिए। प्रकीर्णन आपको पता ही चलेगा क्या है, ठीक है। ये धूलकण है, यहाँ से सूर्य की जो विकिरण आती है वो बड़ी होती है, ये छोटा होता है, तो प्रकाश ऐसे फैल जाता है, ठीक है। और प्रकीर्णन के कारण क्या है, प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक। अब एक और चीज है परावर्तन। परावर्तन भी आपने देख लिया, जिसको विस्तृत परावर्तन बोला जाता है। परावर्तन की कैटेगरी है विस्तृत, वो ज्यादा स्पष्ट होती है। डिफ्यूज, जिसको डिफ्यूज डेलाइट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। विस्तृत परावर्तन क्या होता है कि ये धूलकण है, ये सौर विकिरण से बड़ा होता है। बड़ा होता है तो ये आगे नहीं जाने देगा प्रकाश को, ये क्या करेगा? वापस भेज देगा प्रकाश को। और इससे विस्तृत परावर्तन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से हमें क्या स्पष्ट होता है? जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा का जो अंधेरे वाला भाग है वो किससे स्पष्ट होता है? विस्तृत परावर्तन के द्वारा स्पष्ट होता है, ठीक है। ये दो चीजें हमने देख ली। अब तीसरी जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है, विस्तृत दीवा प्रकाश, डिफ्यूज डेलाइट। विस्तृत दीवा प्रकाश, जिसको डिफ्यूज डेलाइट कहा जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट यहां हम बात करना चाह रहे हैं। देखिए डिफ्यूज डेलाइट क्या होता है? प्रकीर्णन, परावर्तन। प्रकीर्णन और परावर्तन के बाद जो प्रकाश धरातल पर स्पष्ट होता है उसको किस कंसेप्ट के रूप में जानते हैं? विस्तृत दीवा प्रकाश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विस्तृत दीवा प्रकाश के नाम से। प्रकीर्णन और परावर्तन के बावजूद भी जो प्रकाश हमें स्पष्ट होता है उसको हमें विस्तृत दीवा प्रकाश के नाम से जानते हैं। और इसका बेस्ट उदाहरण आप क्या देख सकते हैं कि दिन का समय है, दिन के समय में बंद कमरे में भी आपको प्रकाश दिखाई देता है बगैर लाइट। दिन के समय में बगैर लाइट के क्या है? बंद कमरे में भी प्रकाश स्पष्ट होता है। वो प्रकाश कहां से आया? उसी को हम किस में रखते हैं? डिफ्यूज डे लाइट में रखते हैं। जो परावर्तन और प्रकीर्णन के बावजूद भी प्रकाश स्पष्ट हो रहा है वो विस्तृत दीवा प्रकाश में काउंट होगा, ठीक है। कुछ और कंसेप्ट है। वायुमंडल में जो ऊष्मा
का स्थानांतरण है, हीट ट्रांसफर है, वो कैसे होता है? कई शब्दावलियां आपके सामने आती हैं, जैसे संचालन एक नाम आता है, कंडक्शन। संचालन क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण। अब याद रखना, ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म से शीतल, या हम बात कर सकते हैं यहां पर ठंडा। ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर होता है, हमेशा याद रखना। ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे याद होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म से ठंडे की ओर होता है। और किन माध्यमों में? ठोस पदार्थों में जब ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म से ठंडे की ओर होता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? संचालन कहलाती है। क्या कहलाती है? संचालन कहलाती है, कंडक्शन कहलाती है। ठीक है, ये कई बार आपके सामने इस प्रकार के नाम फुटअप हो जाते हैं कि संचालन की प्रक्रिया के द्वारा इस प्रकार से ये घटना घटी। तो संचालन क्या है? संचालन ऊष्मा का स्थानांतरण है जो किन पदार्थों में होता है? ठोस जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों में स्थानांतरण। एक और होता है संवहन। कई बार देखोगे आप संवहनीय तरंगें, संवहनीय धाराएं, इस प्रकार से आप इनका संवहन हो गया है। तो ये चीज क्या होती है? क्या होती है? ऊष्मा का स्थानांतरण होती है। गर्म से ठंडे की ओर होता है। लेकिन किन पदार्थों में? तरल व गैसीय पदार्थों में जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसको संचालन नहीं बल्कि क्या कहा जाता है? संवहन कहा जाता है, कन्वेक्शन बोला जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या हो रहा है? उनके पदार्थों की शैली के आधार पर हमने उनको डिवाइड कर दिया, ठोस पदार्थों को और तरल व गैसीय पदार्थों को। तरल व गैसीय पदार्थों में संवहन कहलाता है जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और ठोस पदार्थों में जब ऊष्मा का स्थानांतरण होगा तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? संचालन की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सूर्य तप से संबंधित कुछ तथ्य थे जिनको हमने अच्छी तरीके से स्पष्ट कर लिया। सबसे पहले हमने सूर्य तप के बारे में पढ़ा, फिर सौर स्थिरांक के बारे में पढ़ा, फिर उसके अक्षांशीय वितरण के बारे में, फिर धरातल पर जो सूर्य तप की मात्रा है उसके बारे में, फिर सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में हमने देखा, और लास्टली कुछ 2-4 कुछ कंसेप्ट हैं जो बार बार डिस्टर्ब करती हैं, उनके बारे में भी हमने देख लिया है। तो इस प्रकार से हमने सूर्य तप के बारे में देखा। नेक्स्ट जो हमारा जो भी रहेगा टॉपिक वो रहेगा पृथ्वी पर जो ऊष्मा बजट है, उस ऊष्मा बजट की हम बात करेंगे। किस प्रकार से सौर विकिरण आती है, किस प्रकार से सौर विकिरण जाती है, इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।